तो शुरू किया जाए। क्या चैप्टर का नाम है? तीसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, चलो इसको समझा जाता है। 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए लो। दोनों चैप्टर का क्वेश्चन सर याद किया लो कि नहीं किया लो? हैं, हो गया याद? ठीक है, इसके बाद सुन रहा हूँ इसको कंप्लीट करने का। अच्छा ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करो। चलो आ जाओ। अब हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश किया जाएगा। 9th क्लास वाला में भी इसके बारे में दिया था। 9th क्लास में ठीक से पढ़ा होगा सब, तो उस समय भी बताया था इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, अब इसका ही विस्तृत रूप से दिया हुआ है। सबसे पहले समझेंगे कि ऊपर ही लाइन में लिखा हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया में। अब डायरेक्शन आपको याद होगा कि दक्षिण किधर हो गया, यानी नीचे साइड में, पूरब किधर हो गया उस साइड में। ठीक है, इस साइड में पूरब और नीचे में दक्षिण, यानी इस वाले बीच एरिया में कौन सा है देश? हिंद चीन देश है, जो कि 3 लाख यानी 2,80,000 2.880 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आज के ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, मतलब पहले जो हिंद चीन जो देश था वो 3 भागों में बट गया वर्तमान समय में। कौन कौन देश में? वियतनाम, लाओस और कौन रे? कंबोडिया। ठीक है, आगे आ जाइए। इनकी उत्तरी जो सीमा है, उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में, जो मान के चलो कि जो देश है इसके नॉर्थ साइड उत्तर में कौन सा देश के साथ बॉर्डर सीमा करता है? किसके साथ रहे? म्यांमार और चीन को छूता है। ठीक है, और वही दक्षिण साइड में किसके साथ है? दक्षिण में क्या है? चीन सागर है। दक्षिण साइड में चीन सागर है, यानी सागर है चीन का सागर। और पश्चिम साइड में, यानी इस साइड में, पश्चिम साइड में किससे सटा हुआ है? म्यांमार से ही सटा हुआ है। पश्चिम और नॉर्थ में, उत्तर साइड में, दोनों तरफ से म्यांमार से सटा हुआ है। ठीक है, समझ रहे ना? और नीचे साइड में किससे सटा हुआ है? दक्षिण साइड में चीन सागर से सटा हुआ है। आगे आइए, अगला पेज में देखिएगा तो लिखा हुआ है 3री शताब्दी में सी हुआंग टी का प्रभुत्व। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बॉक्स के अंदर जो है 3री शताब्दी में सी हुआंग टी का प्रभुत्व। उसके बाद हान वंशीय राजा, है ना? 3री शताब्दी में किसका प्रभुत्व था? सी हुआंग टी का। उसके बाद हान वंशीय राजा बू ती ने पुनः इस क्षेत्र में कब्जा किया। फिर 15वीं शताब्दी, यानी शता लिखा है उसका मतलब शताब्दी में, मिंग वंशीय सम्राट के युंगली ने अधिकार किया था। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मंचू शासन के अधीन था। बस ये याद रखना कि 19वीं शताब्दी में किसके हाथ में था? मंचू शासन के हाथों में था। ठीक है, सर ना? आगे जी, यही मंचूरियन इनसे फेमस हो गया। चाइनीज मंचूरियन खाता है सर तुम लोग? चाउमीन तो नहीं खाता है सब, कोई भी मंचूरियन होता है ना, जनता है सब चाइनीज, वो सबका कमाल है। आगे आ जाओ, मैगी खाती है। चला जाओ इधर। अब इससे जो बॉक्स में लिखा है, इसको बॉक्स के बगल में जो लिखा है इसको ध्यान से देखिए, क्या क्या इसमें कहानी क्या क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। यानी कि वियतनाम के जो तोकिन और अन्नाम जो क्षेत्र था उस पर चीन का कब्जा था। दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज्य थे। मतलब चीन के क्या थे? उसके अधीन राज्य, यानी उसके करद मतलब कब्जा वाला राज्य था। ठीक है, वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इस प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था और चीन की केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर पड़ते ही क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। यद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा, लिपि का भी विकास किया था। बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ा था। याद रखना, 2 धर्म यहाँ पर प्रचलित था, एक तो बौद्ध धर्म, दूसरा कन्फ्यूशियस। ठीक है, अब ऊपर जो पढ़े लो तुम लोग, क्या मिला कि इन क्षेत्रों में कब्जा था किसका? चीन का कब्जा था। जब चीन की सत्ता मजबूत होती थी तो कब्जा कर लेता था लोग, और फिर कमजोर होता था तो छोड़ देता था लोग, मतलब ये स्वतंत्र हो जाता था। यहाँ देखेंगे तो बड़ी खूबसूरत एक मंदिर दिख रहा है। ये मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। किसने बनवाया था? इसी में दिया हुआ। आगे देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसको रट लेना सब। दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। वियतनाम पर चीन का कब्जा था और लाओस और कंबोडिया पर किसका कब्जा था? भारत की संस्कृति का प्रभाव था, यानी भारत के लोग यहाँ पर, भारत के राजा ज़्यादा इस पर कब्जा किए हुए थे। 4ठी शताब्दी में कंबूज राज्य की स्थापना हुई। किसकी राज्य की? कंबूज। ठीक है, जहाँ का शासक कौन था? भारतवंशीय था। कंबूज भारतीय संस्कृति का पंधार केंद्र था। क्वेश्चन पूछेगा, हिंद चीन क्षेत्र में
भारत का संस्कृति का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो कम्बोज था। कौन था? भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र कम्बोज था। ठीक है, समझ रहे ना? जब हिंद चीन बोलेगा इसका मतलब है कि पूछ रहा है उस समय की बात जब वियतनाम, हनोई, कंबोडिया ये सब जो थे, लाओस, कंबोडिया ये सब क्या एक में थे। ठीक है, तब की बात कर रहा है, क्योंकि बाद में ये तो अलग अलग टूट जाएंगे। 12वीं शताब्दी में राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वट मंदिर का निर्माण कराया। इसको साफ रट लीजिएगा। अंकोर वट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोबारा बोलिए तो। है ना, राज्य सूर्यवर्मा वर्मन ने, द्वितीय ने याद रखना, सेकंड वाला क्वेश्चन पूछ देता है। सूर्यवर्मा प्रथम या सूर्यवर्मा तृतीय? किसने? दूसरे। आगे आइए। परंतु 16वीं शताब्दी में कम्बोज का पतन हो गया। कम्बोज जो भारतीय मतलब राजाओं का वहाँ शासन जो चल रहा था, इनका पतन हो गया। धीरे धीरे इनकी क्या हो गई? धीरे धीरे इनका वर्चस्व वहाँ पर से खत्म हो गया। कहाँ से? लाओस और कंबोडिया से। अब आइए व्यापारी कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी का प्रभुत्व है। अब व्यापारी कंपनी जैसे भारत में है तो अंग्रेज सब, उसी तरह व्यापारी कंपनी भी अब इधर आना शुरू कर दिए। ठीक है ना, इधर आना शुरू कर दिए और उनकी क्या थी? कब्जा उस पर बनने लगी। ठीक है, 1498 में कौन आता है? वास्को डी गामा कहाँ आता है? भारत में आता है। ये तो मालूम है आपको कि 1498 में भारत के रास्ते की खोज कौन करता है? वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप की रास्ते भारत आता है। ठीक है, और भारत आता है, भारत तक पहुँचता कहाँ है? कालीकट बंदरगाह में, कई बार बताया हूँ, है ना, यहाँ पर केरल में कालीकट बंदरगाह में इधर से आता है और ये जगह पहुँचता है कालीकट में, और धीरे धीरे भारत में व्यापार करना शुरू करता है। वास्को डी गामा जो था वो कौन सा था? पुर्तगाली व्यापारी था, प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था। उसके बाद से, है ना, उसके बाद से 1510 ईस्वी में मलक्का व्यापारी केंद्र बना, जो हिंद चीन के साथ व्यापार शुरू किया था। मलक्का व्यापारी केंद्र जो है, मलक्का, है ना, मलक्का व्यापारी केंद्र के साथ शुरू हो गया। किसके साथ? हिंद चीन के साथ व्यापार शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो स्पेन, डच, इंग्लैंड, फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। धीरे धीरे बहुत सारी व्यापारी कंपनी भारत में भी आई। इतिहास में भी इस सब के बारे में, ये जब भारतीय इतिहास पढ़ा जाता है उसमें भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ना रहता है। ठीक है, समझ रहे किस बारे में? फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी न किसी इस भाग पर राजनीतिक प्रभुत्व काम करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, लेकिन लेकिन फ्रांस शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। मतलब कि फ्रांसीसी लोग हिंद चीन में पूरी तरह से अपना जड़ जमाना चाहते थे। ठीक है, अब ये कंपनी का आगमन कौन कौन हो रहा है? पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच और फ्रांस आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सन 1747 ईस्वी में के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि रखने लगा। अन्नाम जो क्षेत्र था, जो हिंद चीन का जो क्षेत्र अन्नाम था, उस पर क्या फ्रांस वाला जो था उसका मन होने लगा कि अब इस पर हम कब्जा करेंगे। 1787 में कोचिन चीन के शासन के साथ संधि का मौका मिला। संधि करता है किसके साथ? है ना, कोचिन चीन के। लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपने ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे हिंद चीन, मतलब कब्जा नहीं किए थे अभी तक। 62 में क्या करता है अन्नाम के, 1862 में क्या करता है अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य कर देता है। यानी सैनिक लेके जाता है और अन्नाम जो क्षेत्र था हिंद चीन का उस पर कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा करता है? फ्रांसीसी वाले लोग। ठीक है, सब एक एक पॉइंट को लाइन बाय लाइन याद करते रहना सब। आगे चलो, अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया। उसके बाद आगे बढ़ के कहाँ कब्जा कर लेता है? अन्नाम के बाद कंबोडिया। ठीक है, इस तरह फ्रांसीसी सेना क्या कही? प्रवेश कर गई। ठीक है, 20वीं शताब्दी तक आराम तक हिंद चीन फ्रांसीसियों क्या हो गया? 20वीं शताब्दी तक आते आते पूरी हिंद चीन किसके कब्जे में आ गया? फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया। ठीक है, यहाँ पूरा डेट लिखा हुआ है कि कब कब किसको कब्जा कर लिया गया। ठीक है, बगल में कोचिन चीन को कब कब्जा किया? बताओ, कोचिन चीन को कब कब्जा किया? अरे बॉक्स में दिया ना, कब किया? लास्ट नीचे में लिखा है गदा साहब, बॉक्स में देखो। कोचिन चीन को कब? 1800। कंबोडिया को? कंबोडिया किया 1863 में। अन्नाम को 1884 में, और लाओस को 1904 में कर लेता है। ये सब जगहों को एक एक करके कब्जा कर लेता है। ठीक है, आगे आइए। कौन कब्जा कर रहा था? फ्रांसीसी कर रहे थे। अभी नहीं समझ आ रहे तुम लोग रे, गजब गधई ऐसे और तुम लोग रे। आगे चलो, कहानी सुन रहा है सब? कैसे सुन रहा है सब? राम कथा सुन रहा है सब कि भजन सुन रहा है सब कि बैठ के आसानी से? थोड़ा दिमाग खोल के सुनो कि सीरियल थोड़ी चल रहा है। भजन कीर्तन में ध्यान इधर उधर रहता है। चलो इधर अब आ जाओ। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगर एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। उसके बाद उसने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। अब किसान पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। तोकिन के जीवन का आधार लाल घाटी थी। तोकिन जो क्षेत्र था उन लोगों का जीवन आधार क्या था? लाल घाटी थी। जबकि कंबोडिया का
मेकांग नदी। देखो आधार घाटी मतलब क्या होता है, जैसे पटना का बोला जाएगा गंगा नदी की आधार घाटी है, माने गंगा नदी के, गंगा नदी जो है सेकंड पैराग्राफ ऊपर से ना, किस पेज नंबर में, 47 पेज नंबर में, ऊपर से सेकंड नंबर में। तोकिन जो क्षेत्र था उनकी जीवन रेखा क्या थी, लाल घाटी, कंबोडिया, मेकांग नदी, कोचिन चीन, मेकांग डेल्टा, चीन से सटे राज्य से ये क्या हो रहे थे, ये सब लेकर सुनो। असल होता क्या है, जैसे कहा जाता है कि पटना गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के पहले ज़माने में फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं थे, तो लोग नदी के पास में ही ज़्यादा रहते थे क्योंकि खेती वगैरह बढ़िया से होता था। तो वही कह रहा है कि तोकिन का जीवन का आधार था लाल घाटी, वहाँ पे नदी थी। कंबोडिया का मेकांग नदी, और कोचिन चीन जो क्षेत्र था उसका भी मेकांग की डेल्टा या मेकांग नदी थी बना। मेकांग की डेल्टा मतलब मालूम है, नदी द्वारा जो मिट्टी पर तैयार किया जाता है उसको डेल्टा बोलते हैं। अब इन क्षेत्रों में चीन से जो सटे हुए जो क्षेत्र थे वहाँ खनिज संसाधन जैसे कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे, ये सब धातु मिलते थे, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में रबड़ की खेती होती थी, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में धान की खेती होती थी, ठीक है। आगे आ जाइए। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ क्या किया, जैसे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नहरों का जाल बिछाया, ठीक है। मतलब वो अपना क्या कर रहे थे, वहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा कराना शुरू किए ताकि फसल ज़्यादा उपजाया जा सके और लेके भागा जा सके, ठीक है। उसके बाद से दलदली भूमि, जंगलों आदि कृषि कार्य को बढ़ाना शुरू किया। 1931 ईस्वी में क्या कर रहे हैं, वियतनाम विश्व का तीसरा क्या हो जा रहा है, बड़ा चावल निर्यातक देश बन जाता है। इतना फसल उगवाता है सब फ्रांसीसी वहाँ के लोगों को पकड़ के पीट पाट के कि 1931 आते आते क्या हो रहा है, पूरी दुनिया का 3rd नंबर हो जाता है चावल निर्यातक देश में। कब हुई हो रहा है, 1931 के आसपास में। यहाँ बॉक्स के अंदर देखिएगा तो काफ़ी जानकारी वाला चीज़, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। ये क्या होता है, एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जहाँ मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। इसका मतलब क्या है, ज़बरदस्ती आपसे काम कराएगा लोग, कुछ नहीं, जब मर्जी छुट्टी, जब मर्जी नहीं देगा छुट्टी, जब मर्जी जितना पैसा देना को ले देगा, नहीं मर्जी नहीं देगा। मजदूर को एकदम टॉर्चर करके रखेगा कौन, मालिक। तो मजदूरों का कोई भी पावर नहीं था और मालिकों का असीमित अधिकार था, मतलब अनलिमिटेड उन लोगों का पावर था, ठीक है। आगे आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब इस फ्रांसीसी जो है शिक्षा पर भी ध्यान देना लगे, मतलब वो सोचने लगे क्या कि इन लोगों को है ना शिक्षा पर भी प्रहार किया जाए, ठीक है, सर ना। और ये मेन बात क्या था ना कि फ्रांसीसी चाहते थे अपनी भाषा में शिक्षा देने जाने लगे, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को शिक्षा प्रसार से सकारात्मकता प्रभाव का डर था। इतना छोटा था लो फ्रांसीसी, चाहता था लो कि शिक्षा दिया जाए, लेकिन सोचता था लो कि पढ़ लिख लेगा लोगों तो होशियार हो जाएगा सब, तो होशियार हो जाएगा तो हम लोग खिलाफ ये आंदोलन शुरू कर देगा। जैसे आज के नेता क्या करता है लोग, आज के नेता भी ऐसे ही करता है, पढ़ने नहीं देता है, क्योंकि आप पढ़ लिख लीजिएगा ना तो अपना अधिकार मांगने लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे ना। अब 1920 ईस्वी के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे। अब देखो वही हुआ, जब बच्चे पढ़ने लगे तो जानने लगे कि सरकार हमारे साथ कर रही है क्या, बदसलूकी कर रही है, तो सब ग्रुप बनना, राजनीतिक पार्टी बनना शुरू हो गया। हनोई विश्वविद्यालय बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा थी, समझ ना। यहाँ देखिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे, फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे, मतलब फ्रांसीसी क्या थे, एक तरह से कोलोन थे, ठीक है। आगे आइए। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, अब हिंद चीन में अब राष्ट्रीयता का विकास शुरू हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि लोग बच्चे पढ़ने लगे, अब बच्चे जागरूक हो गए तो राष्ट्रवादी की भावना इनके अंदर क्या होगी, जागृत होने लगी, ठीक है, समझा गया ना। आगे आइए। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना उसके प्रारंभिक दिनों को झेलना पड़ा। 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग असंतोष प्रकट करने लगे, लेकिन अब क्या हुआ ना, लोग अब ज़्यादा आवाज़ उठाने लगे। 1903 ईस्वी में फान बोउ चाउ ने दुई ता होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे थे। फान बोउ चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, फान बोउ चाउ ने। नाम देखो अद्भुत है, फान बोउ चाउ। एक और क्या कर रहे हैं, एक और संगठन बना रहे हैं, कौन सी संगठन, दुई तान होई, ठीक है। 1905 ईस्वी में क्या हो रहा है, जापान द्वारा रूस को हरा दिया गया था। पिछले अध्याय में पढ़े थे लोग कि जापान रूस को हरा दिया था 1904 में, पढ़े थे लोग नरे। उसके बाद क्या हुआ ना कि वियतनाम को भी ये हिंद चीन वाले क्षेत्र में भी लोगों को हिम्मत मिली कि भाई इतना छोटा देश रूस को हरा दिया जापान, तो हम लोग भी पीट पाट के फ्रांसीसी को भगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में ये सभी लोग हल्ला करना शुरू किए।
उसके बाद देखेंगे तो छात्रों ने क्या किया, वियतनाम क्वान फू कोई फू होई यानी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? छात्रों ने किया था रे गदइयो, किसने किया था? छात्रों ने किया था। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। हजारों लोग इस हिंद चीन वाली आज़ाद करने वाली राष्ट्रवादी की भावना को जागृत करने वाली लोग क्या कर रहे थे, लोग सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे। ठीक है, सब लोग चाहता था कि हिंद चीन को आज़ाद किया जाए फ्रांसीसियों से। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखेंगे तो क्या हुआ है ना, हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस से ले जाए लगा। सैनिक युद्ध में प्रथम पंक्ति में, और प्रथम विश्व जो युद्ध हो रहा था ना, तो फ्रांसीसी क्या कर रहे थे, हिंद चीन वाले जितने भी लोग थे इनको टांग टांग के लेकर जाता था, लगे तू ये चल लड़ने के लिए, आगे ही लोग खड़ा करा देते चलो। प्रथम पंक्ति मतलब था सबसे फ्रंट पे आगे, माने गोली तू एक हो। ठीक है, तो 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया। तो 1914 में किस दल का गठन हो रहा है? वियतनामी राष्ट्रवादी। कौन कर रहा है? देशभक्त। पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा वियतनामी राष्ट्रवादी दल का पहला अधिवेशन यानी बैठक कहाँ हुआ था? कैंटन में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? कैंटन में। आगे आ जाइए, आगे जानने की कोशिश करते हैं। 1919 में चीन बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। खाली याद रखना है कि चीन बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में हुआ चीन बहिष्कार आंदोलन। आगे आगे जानने की कोशिश करते हैं। इधर आइए, यहाँ देखेंगे तो एक लिखा हुआ है क्या, कुछ हद तक राजघराने ने भी अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया, परंतु इस नाम मात्र के सुधारों ने जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कोक यानी हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में भी साम्यवादियों का एक गुट बनाया। ठीक है, तो न्यूगन आई कोक का नाम क्या है? हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र थे। ठीक है, आगे आइएगा तो क्या देखा जाएगा कि 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना हो रहा है। ठीक है, समझे ना। उसके बाद बॉक्स में देखिएगा तो लिखा हुआ है ना, जोनगुअन आई ने अनामी दल की स्थापना की है। क्वेश्चन पूछता है अनामी दल की स्थापना किसने किया था? जोनगुअन आई। ठीक है, जोनगुअन आई अनामी, आई से अनामी दल की स्थापना किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। 1930 में वियतनाम कांग सांग दे यानी वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जो पूर्णतः उग्र विचारों का चलने वाली पार्टी थी। यानी उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी कौन सी थी? वियतनाम कांग सांग देंग। आगे आ जाइए, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी का स्वतंत्रता। ठीक है, अब दूसरे विश्व युद्ध में क्या हो रहा है? जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया, है ना। जब पढ़े थे लोग कि जर्मनी जो है, जब हिटलर दूसरे विश्व युद्ध में आया तो सब बड़ा का पीट पाट का अस्थिर कर दिया, तो फ्रांस क्या हो गया? उस समय हार गया। 9th क्लास वाला में ही पढ़ाए थे, इसमें भी आगे आएगा कहीं हो सकता है। उसके बाद से अमेरिका और ब्रिटेन च्वांग काई शेक सरकार को मदद पहुंचाना चाहते थे, लेकिन एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन की फौज भेजने का मौका मिला। ठीक है, उसके बाद इसका फ़ायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोकिन, अब कौन हुआ? फ्रांसीसी से फुर्सत मिला तो कौन कब्जा करने आ गया? जापान वाला। ठीक है, जापान वाला क्या किया? कब्जा कर लिया। यह हिंद चीन का एक तरह से द्वैध शासन था, जापानी अपने हाथ में ले लिए और मुखौटा फ्रांसीसियों का था। मतलब फ्रांसीसी जब हटल हो ना तो जापानी कब्जा कर लिया लो, लेकिन एक तरह से जापानी जो था सब ना वो फ्रांसीसी की ही बात मानता था लोग भी, समझ रहे ना। आगे जाइए, तो फ्रांस के बाद जापान कब्जा करता है। अब आगे आता है कौन कौन हिंद चीन पर कब्जा करता है, समझ रहे ना। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर में क्रांतिकारियों ने वियतनाम यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसान, आतंकित व्यापारी, बुद्धिजीवी सभी लोग छापामार युद्ध में आलिंगन हो गए। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन जैसे चला था भारत में, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी तरह वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कौन कर रहा है? हो ची मिन्ह। कौन कर रहा है भैया? हो ची मिन्ह। दूसरे विश्व युद्ध के समय पॉल हार्बर पर जापान आक्रमण कर देता है। बताए थे तुम लोग को, दूसरे विश्व युद्ध में एक छोटा सा द्वीप था जिस पर क्या किया था? जापान बम मार दिया था, जिसके बाद अमेरिका खिसिया कर नहीं उस पर हिरोशिमा नागासाकी पर लिटिल बम और फैटमैन बम गिरा देता है कि नहीं है? लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक है, तो ये सब बम गिराया जाता है खिंचे। तो यही पॉल हार्बर जो बंदरगाह था उस पर जापान वाला क्या करता? बम गिराता है, जिसके कारण है ना अंधाधुंध गोलियाँ चलाता है बम, जिसके कारण उसे खमियाजा भोगना पड़ता है। तो जापान की हालत ख़राब हो जाती है आगे चल के, यहीं से उसकी काल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1944 में फ्रांस जर्मनी का आधिपत्य से निकल गया। फ्रांस जो है जर्मनी के हाथों से निकल गया, है ना। उसके पश्चात है ना
पोट्सडम घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान तो हार मान गया क्योंकि उस पर 2 बम गिरा था, पहले ही बता चुके हैं, है कि नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 2 सितंबर 1945 ईस्वी को होती है। तो वियतनाम स्वतंत्र हो गया। क्या बोलते हैं उसको रे, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हो रही है? 2 सितंबर 1945 को, 2 सितंबर 1945 को जरिए वियतनाम स्वतंत्र घोषणा कर दी गई। सरकार प्रधान को हो ची मिन ने बनाया गया, ठीक है। यानी कि सरकार का प्रधान यानी हेड कौन बना? हो ची मिन बना। और ये कब आज़ाद हो गया वियतनाम? 2 सितंबर 1945 को। आगे आ जाइए। अब चूंकि हिंद चीन में अनेक राज्य विभक्त था तो जापानी सेनाओं हिंद चीन से निकल रही थी, तो कंबोडिया, लाओस, अन्नाम पुनः प्राचीन राज्यवस्था को प्रतिष्ठा मिली। इस क्रम में अन्नाम का शासक बाओ दाई बना। अब फिर से जब ये अलग अलग हटा सब, मतलब अलग अलग मतलब कहने का मतलब जब ये हिंद चीन आज़ाद हुआ तो फिर आज़ाद हो करने से पहले क्या किया सब, इतना छोटा था फ्रांसीसी जापानी वाला, जाते जाते क्या किया, फिर से इसको 3 भाग में बांट दिया लो, मतलब 3 भाग क्या छोटे छोटे भाग में बांट दिया लो, है ना। इसको कंबोडिया, लाओस, अन्नाम क्षेत्र में बांट दिया। अन्नाम का शासक कौन बन गया? बाओ दाई, ठीक है, समझे ना। जो 25 अगस्त 1945 को ही अपना पद छोड़ दिया और वियतनाम को गणराज्य बना दिया गया। अन्नाम का शासक बना बाओ दाई, लेकिन बाद में ये अपना पद छोड़ के गणराज्य स्थापित कर दिया। आगे आ जाइए। हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। अब हिंद चीन के प्रति जो फ्रांसीसी नीति योजना अपना बना रहा था लो, उसके बारे में जानेंगे क्या क्या कर रहा था लो, ठीक है। फ्रांस में विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया गया जिसके अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। हिंद चीन फ्रांसीसी महासंघ का स्वामित्व अंग रहेगा। हिंद चीन संरक्षित राज्य और कोचिंग को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा और हिंद चीन संघ विदेश नीति और सैन्य फ्रांसीस को नियंत्रण रहेगा। मतलब हिंद चीन वाला बोला ठीक है आपको आज़ाद कर देंगे लेकिन कंट्रोल हम ही करेंगे फ्रांस से बैठल बैठल, ठीक है, समझ रहे ना। फ्रांस से बैठल बैठल क्या कर रहा था लोग कि हम ही कंट्रोल करेंगे। हनोई समझौता कब हो रहा है बताओ, कितना मार्च को? हनोई समझौता बीच में देखो लिखा हुआ है हनोई समझौता अंततः मिला। हनोई समझौता 1900 कितना मार्च, लास्ट में लिखा हुआ है मार्च, डेट नहीं दिख रहा है तुम लोग? कितना मार्च? 6 मार्च। कितना मार्च? 6 मार्च 1946 में, 1946 में 6 मार्च 1900 क्या हो रहा है? हनोई समझौता हो रहा है फ्रांस और वियतनाम के बीच। क्वेश्चन पूछेगा हनोई समझौता कब हुआ था? 6 मार्च 1946 में, रट लीजिए। हनोई समझौता हो रहा है किसके किसके बीच में? फ्रांस और वियतनाम के बीच में, ठीक है। आगे आ जाइए। और इसी में वियतनाम को क्या किया गया? गणराज्य का इकाई दे दी गई कि गणराज्य मान लिया गया, मतलब स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। आगे आइए, आगे चलते हैं। 1949 में, अब 1949 में हो ची मिन ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य अपना आदर्श स्वीकार कर लिया और पूर्णवादी साम्यवादी बन गया। 1905 में रूस और चीन वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दिया, ठीक है। यानी कि वियतनाम को एक गणराज्य घोषित किया कौन कौन मिलके? 1950 में कौन कौन? रूस और चीन, ठीक है। आगे आ जाइए। 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत ही जटिल हो गई थी। वियतनाम को हो ची मिन की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओ दाई की सरकार थी। यानी बाओ दाई किसका समर्थन कर रहा था? फ्रांस का। किसका समर्थन कर रहा था बाओ दाई? फ्रांस का समर्थन कर रहा था। और हो ची मिन में किधर शासन कर रहा था? वो उत्तर साइड में। तो उत्तर साइड में हो ची मिन का शासन था और दक्षिण साइड में, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई का शासन था, ठीक है। लाओस कंबोडिया पुराने राजा के हाथ में था, ठीक है, जो वो भी फ्रांस के कंट्रोल में था, ठीक है, समझ रहे ना। अब लाओस और कंबोडिया में भी स्वतंत्रता की मांग पकड़ने लगी, समझ रहे ना। तो फ्रांस क्या किया? फ्रांस आक्रमण करना चाहा, इन लोगों को चुप कराना चाहा, तो फ्रांस से युद्ध हो गया जिसमें फ्रांस की बुरी तरह से हार हुई और 16,000 फ्रांसीसी सैनिक क्या हुआ? सरेंडर बोल दिए, डरे। अब आता अमेरिका। अमेरिका देख रहा था टुकुर टुकुर, कहा कि अब हम एंट्री मारते हैं, आते हैं हम एंट्री मारते हैं कि हम काला पीछे रहेंगे। अमेरिका तो सबसे बड़ा थेतरा है, तो हर कुछ में एंट्री मार के सबको, जहां अमेरिका एंट्री मारता है समझ जाओ कि एरिया बर्बाद। अब अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन था, अब क्या कर रहा? वो हिंद चीन में हस्तक्षेप करना शुरू किया। अब वो क्या कर रहा था? अब खुद वो चाहता था कि हम करेंगे। ऐसा स्थिति बन गया जैसे लग रहा था कि तृतीय युद्ध शुरू हो जाएगा, समझे ना। 1954 में जेनेवा में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु जेनेवा सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। तो जेनेवा समझौता कब बुलाया गया था? 1954 में, ठीक है। उसमें क्या किया गया? वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है निम्न से किस समझौते के बाद वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था? कौन समझौते को बता रही? जेनेवा समझौता। कब हुआ था? 1954
1954 में। यहाँ देखो बॉक्स के अंदर लिखा है हुआ एक बौद्धिक धर्म क्रांतिकारी आंदोलन था। क्वेश्चन पूछता है हुआ कैसा आंदोलन था? बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो डैश में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1939 यानी 39 में शुरू हुआ, 1939 में शुरू हुआ। ठीक है, हुआ क्या था? एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसके नेता कौन थे? हुइन फू सो। ठीक है, आगे आ जाइए, दो का नाम याद रहे, हुइन फू सो और हुआ आंदोलन। ठीक है, अब यहाँ ये हनोई नदी उत्तरी वियतनाम साम्यवादी वाला कंट्रोल में चला गया और दक्षिणी वियतनाम अमेरिकी समर्थन में चला गया। अब दक्षिणी वियतनाम जो था वो अमेरिका का सपोर्ट में चला गया, तो जो पहले फ्रांस के सपोर्ट में था, और उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों के सपोर्ट में चला गया, यानी रूस के सपोर्ट में चला गया। ठीक है, यहाँ एक धार्मिक वर्ग का आंदोलन था जिसे हुआ कहा जाता था, यानी धार्मिक आंदोलन। हुआ कैसा आंदोलन था? धार्मिक आंदोलन। ठीक है, अब लाओस और कंबोडिया में जेनेवा समझौता का फलस्वरूप शासन व्यवस्था बदल गई, समझ ना। अब वहाँ राजा जो था, राजा वैध राजा के रूप में उसको राजा राजतंत्र के रूप में वहाँ स्वीकार कर लिया, मतलब ऐसा बोला गया कि वहाँ पर राजा ही शासन करेगा। अब आइए लाओस में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। लाओस में क्या हो जाए? 1954 के आसपास में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। इधर आइए, अब ये गृह युद्ध मतलब होता क्या है? मतलब आपस में ही लोग वहाँ पर क्या हुए? लड़ना शुरू कर दिए। 56 के मध्य में पहले संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण करना, एक सरकार गठन किया गया और एक जनता ऐसा चाहे जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए त्रिदशकीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया। सदस्य भारत और कनाडा एवं पोलैंड में थे। ठीक है, पोलैंड के थे ना। तो त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी शुरू किया गया। आ गया जी हिंद चीन में उथल पुथल। अब हिंद चीन में क्या हो रही है? हल्ला उल्ला शुरू हो गया, है ना। देखो असल दर बाहरी देश जब तक उस पर हस्तक्षेप करते रहेगा तब तक हिंद चीन हो या किसी भी जगह हो वहाँ पर परेशानी होती ही रहेगी। ठीक है, अब आगे जाइए, यहाँ देखिएगा लिखा अमेरिका समर्थन माओवादी सरकार का संचालन कौन कर रहा था? न्यू दियम। ठीक है, नीचे आइए, अब क्या हो रहा है कि दक्षिणी वियतनाम साम्यवादियों के साथ साथ अबदस्त राजघराने के 3 सौतेले भाइयों लाओस अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए थे। पहला राजकुमार था सुवन फूमा, तटस्थवादी था। दूसरा सुफन्नेबोंग, जो कि पाथेस्ट लाओ नाम से विख्यात था, सैन्य संगठन बनाकर समूचे लाओस पर साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था। और तीसरा फूमी नौसवान, दक्षिणी पंथ अनुसरण करने वाला था। तो सब बड़ा चाहता था कि हम ही कब्जा कर दे लाओस पर। ठीक है, आगे आ जाइए, सब बड़ा अपने अपने में लूट के मचार लगाया हुआ लोग। 25 दिसंबर 1955 में इसमें लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है। राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है। पाथेस लाओस का विद्रोह करते हुए गोरिल्ला युद्ध, अब पाथेस जो था राजकुमार वो गोरिल्ला युद्ध शुरू कर देता है। 57 तक दोनों में समझौता किया गया और पाथेस लाओ को पार्टी ने लियोनियो हक्सत यानी कि NLHS के सदस्यों में स्वीकार करने के लिए जगह मिल गई थी। ठीक है, अब आइए, मतलब ग्रुप का मेंबर बन गया होगा। कैप्टन कांगली के नेतृत्व में क्या हो रही है? सरकार बन रही है। ठीक है, तख्ता पलट हुआ और फिर से सरकार दोबारा बना। कोई उतना खास नहीं है। अगला पेज में आ जाओ। अगला पेज में देखिएगा तो लिखा हुआ है ना, अंततः चुनाव सुवन फूमा प्रधानमंत्री बना। लास्ट में कौन बनता है? सुवन्ने फूमा बन जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और सुफन्नेबोंग को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। पाथेस लाओ जो था 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जार्स मैदान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इस युद्ध को जमकर बमबारी किया, परंतु पाथेस लाओ आक्रमण को रोका नहीं जा सका। आगे आ जाइए, अगला पेज में आइए, जानिए 1971 ईस्वी में क्या हो रहा है? हजारों दक्षिणी वियतनाम सैनिकों लाओस में प्रवेश किया और अमेरिका सैनिकी BM और बम वर्षक हेलीकॉप्टर भी थे। इसमें हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था, है ना। उसके बाद से बहुत सारी घटनाएं हुई। अब आइए कंबोडिया का संकट देखेंगे। अब लाओस खत्म हुआ, अब कंबोडिया का देखें। 1954 ईस्वी में क्या हो रहा है? स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए कंबोडिया ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिन्हानुक को शासक बना लिया। तो कंबोडिया का शासक कौन बनता है? नरोत्तम सिन्हानुक। ठीक है, 1954 से ही कंबोडिया में क्या हो रहा था? गुट निरपेक्ष और तटस्थ नीतियों का चलाना शुरू किया था। इसलिए कंबोडिया दक्षिण और पूर्व एशियाई संगठन में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब बाकी सब क्या कर रहा था, इसको उतना मतलब नहीं था। नरोत्तम सिन्हानुक के यही है, नरोत्तम सिन्हानुक। ठीक है, नीचे देखिएगा तो लिखा हुआ है 1965 में वियतनाम के साथ कंबोडिया ने सीमावर्ती गाँवों पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद सिन्हानुक ने अमेरिका से राजनयिक संबंध तोड़ लिए। आगे चलकर 69 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा
क्षेत्र में जहर की वर्षा से हवाई जहाज से करवा दिया, बताओ जहर की वर्षा करा रहा था ताकि आदमी क्या हो, जल जाए एकदम। स्वर्ण 40,000 एकड़ भूमि बर्बाद हुई जहर की वर्षा। अमेरिका बड़ी छोटा था शुरू से। आ गया जी, यहाँ देखिएगा तो 18 मार्च 1970 में, अगला पेज में है ना, कंबोडियाई बीच में लिखा है 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिन्हा को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया और जनरल लोन है ना, लोन नेतृत्व में सरकार बनी और अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब अमेरिका का एक दलाल बन गया क्या, कंबोडिया का शासक। आ गया जी, नीचे देखिएगा तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस नीति का व्यापक विरोध अमेरिका भी कर रही थी। राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी, तो क्वेश्चन पूछेगा उस समय राष्ट्रपति अमेरिका में कौन था, राष्ट्रपति निक्सन था। ठीक है, अब जकार्ता में सम्मेलन कब बुलाया जा रहा है, या नीचे देखिए, स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशिया देश का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। कब रखा, सम्मेलन कब बुलाया गया, 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, यद्यपि सम्मेलन में सफल रहा परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कंबोडियाई छापामारों अमेरिकी सेना के बीच युद्ध, बमबारी, नृशंस हथियारों, इस दौरे से 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणतंत्र घोषित कर दिया रहा है। यानी कंबोडिया कब आजाद हो रहा है, 9 अक्टूबर 1970 को, याद रखिएगा, गणतंत्र को देश बन जाता। आगे पलटिए, अप्रैल 1975 ईस्वी में कंबोडिया में जो गृह युद्ध हो रहा है वो समाप्त हो गया। कंबोडिया का नाम बदल कर क्या नाम रख दिया गया, बताओ, दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कम्पुचिया। लिखा है कंबोडिया का नाम बदलकर कम्पुचिया नाम रख दिया गया। अगले पेज में मिला ना। आ गया जी, वियतनाम गृह युद्ध के बारे में जानते हैं। वियतनाम गृह युद्ध और अमेरिका। अब वियतनाम का लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, अब कौन बचा, वियतनाम में राष्ट्रीय मुक्ति सेना 1960 में, खबर है भैया, 1960 में। नीचे देखेंगे तो अमेरिका दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था। यानी वियतनाम में साम्यवादियों का प्रभाव था और अमेरिका इसे नहीं चाहता था क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी सपोर्टर था। 1961 सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम को हो ची मिन्ह सरकार ने इस गृह युद्ध में जिम्मेदार ठहराया और 1962 ईस्वी की शुरुआती में 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम की मदद के लिए संघार ने भेजा। मतलब क्या हुआ, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 3 को तो था ही, लेकिन अमेरिका वियतनाम को भी तोड़ना चाहता था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, समझे ना। तो आ गया ये, कैसे तोड़ेगा ये। यहाँ देखिए अगले पेज में बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक लिखा हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा हुआ था, एक बार पूछा था नपाम क्या है। तो नपाम में एक तरह का आर्सेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जो क्या करता है, त्वचा से चिपक कर जलता रहता है। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। कौन किया था, अमेरिका किया था। यहाँ 5 अगस्त 1964 ईस्वी को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर सैनिक अड्डे को तबाह कर दिया और अमेरिका ने चुनौती भरी धमकियाँ रूस और चीन ने दिया, परंतु उसका असर उस पर नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया इस काफ़ी हिंसक और बमबारी यत्नाएँ शुरू किया गया, जिसमें खतरनाक हथियार, टैंक और बम वर्षक विमानों का प्रयोग किया गया था। जिसमें हथियार क्या नाम था, नापाम और ऑरेंज एजेंट और फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया था। अब ये ऑरेंज एजेंट क्या है, इसके बारे में भी आगे आएगा। देखिए यहाँ ये अब इतनी खतरनाक बम का प्रयोग कर रहा था अमेरिका, बहुत खतरनाक था। ठीक है, सुने ना। आगे है जी, 1967 ईस्वी में अमेरिका ने इतने बम वियतनाम पर बरसाए जितना दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड पर भी नहीं बरसाया होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा बम गिराया था। अमेरिका के पास बम था ज़्यादा, छोटे छोटे देश को देखकर धमकी आता था, गिराता था, मारता था, और क्या करेगा, है ना। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल क्या थे, एक दार्शनिक थे, एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। आर्थिक कुपरिणाम भी परिलक्षित होने लगा, परंतु दूसरे $2.5 अरब का अमेरिकी खर्च में वृद्धि हुई और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था डमाडोल होने लगा। अर्थव्यवस्था बाजार में डॉलर का मूल्य काफ़ी नीचे गिर गया, परंतु अमेरिकी दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और समझौता का सारे प्रयासों को विफल रहा और युद्ध को जारी रखा। मतलब क्या है, अमेरिका का भी हालत ख़राब होते जा रहा था, इतना बम वगैरह बर्बाद कर रहा था, तो फिर भी वो अपना घमंड पर ले लिया था कि ना हार मरता हूँ,
करा तो मारिए के छोड़ेंगे, ठीक है। अब वो एजेंट जो ऑरेंज एजेंट था उसके बारे में जानते हैं। अगला पेज में देखो लिखा ऊपर में, यह एक ऐसा जहर था जिसके पेड़ों की पत्तियां क्या होती थी, सुलझ जाती थी। पेड़ की पत्तियां सुलझ यानी पेड़ की पत्ती झूल जाती थी, पूरी तरह से झुलस जाती थी और पेड़ क्या होते थे, मर जाते थे। पेड़ क्या होते थे, मर जाते थे। जंगल खत्म हो जाता था। ऑरेंज इसको डब्बा में रखा जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एजेंट ऑरेंज नाम पड़ गया, ऑरेंज एजेंट पड़ गया। इस जहर का असर आज भी शहर में आता है, जिससे जन्मदान बच्चे क्या होते हैं, विकलांगता और कैंसर से पीड़ित बच्चे पैदा होते हैं। 1968 ईस्वी में प्रारंभिक वियतनाम ने अमेरिकी शक्ति का पूर्वी पोंटांगन सहित कई ठिकानों पर धावा बोल दिया और अमेरिकी को काफ़ी से क्षति पहुंची। हो ची मांग आगे चलकर लाओस, कंबोडिया और सीमा से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। आगे जी, लास्ट में अमेरिका जो है शांति वार्ता चाहता था, परंतु अपनी शर्तों पर राष्ट्रमंडल संयुक्त राष्ट्रों के समेत कई शक्तियों को प्रयास कर अपनी वार्ता शुरू हुई। अतः 1968 ईस्वी में पेरिस में शांति वार्ता लाई गई। समझ रहे ना, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, ये बगला में जो फोटो दिख रहा है राष्ट्रपति निक्सन था, ठीक है, समझा गया। अब अमेरिका की शर्त क्या थी, अमेरिका क्या क्या शर्त रख रहा था कि दक्षिणी वियतनाम की स्वतंत्रता चाहता था कि स्वतंत्रता हो, ठीक है। अमेरिकी सेना उस क्षेत्र में रहेगी, चाहता था कि स्वतंत्र भी हो जाए लेकिन हमारी सेना रहेगा। ये कौन स्वतंत्रता है, जब तक वियतनाम संघर्ष करेगा दक्षिण वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जारी रहेगी। मतलब कि अपने बम गिराए तो ठीक और वियतनाम बोलेगा तो ये बम गिराते रहेगा, इतना छोटा था। ये कौन शर्त है। अब यहाँ ये माई ली गाँव के बारे में कहानी दिया है। माई ली गाँव में बहुत दर्दनाक घटना हुई थी, ठीक है। अगला पेज में, अगले पेज में आइएगा तो ये माई ली जो घटना थी एक शर्मनाक घटना थी, जिसमें अमेरिकी जो सेना था लो, एक गांव था माई ली गांव, वहाँ के पुरुषों को और औरतों को, बच्चों को बंदकी बना लिया था और मतलब जेंट्स को मार दिया था लो, औरत बच्चियों को पकड़ के रख लिया था लो। कई दिनों तक उन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया सब, समझे हम। उसके बाद कई महीनों तक उसी तरह रखा सब और उसको बाद मार दिया सब। उसी लाशों के बीच में एक बूढ़ा जिंदा बच गया जो इस घटना को उजागर किया, ठीक है। तो माई ली गांव जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई बाद में। अमेरिकी जो था सब ना आज ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, जिस भी एरिया में जाता है सब है ना, बहुत घिनौना काम करता है, बहुत सबसे डेंजरस है सब। सबसे अमेरिका आज भी शुरू से भी था, हमेशा खतरनाक था मतलब कि एक तरह से समझो कि बहुत ही बेकार है सर ना, गाली वाला देश है एक तरह से। तो आज भी था, पहले भी था और हमेशा ही रहेगा। सबसे गंदा देश वही है इस मामले में, सबसे घटिया लोग होता है। आगे आ जाइए। तो इसका युद्ध विराम किसी कारण से था नहीं, सब तो बेकार था। लो नीचे ये तो लिखा हुआ है 27 फरवरी 1973 ईस्वी को वियतनाम युद्ध की समाप्ति है ना, समाप्ति की समझौता होती है। पेरिस में एक समझौता होती है, तब वियतनाम युद्ध को ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। और 60 दिनों के अंदर अमेरिकी अपने सेना को वापस ले लेता है। 75 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया, यानी 1975 में जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो अलग अलग हुआ था वो क्या हो गया, एक साथ आ गया सब, ठीक है। इसमें दुनिया भर के खर्चा हुआ, उस खर्चा के बारे में लिखा हुआ है। 98-55 करोड़ डॉलर का खर्च हुआ, सर्वाधिक व्यय अमेरिका का खर्चा हुआ। 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, 3 लाख से अधिक सैनिक घायल हुए। दक्षिणी वियतनाम में 18,000 सैनिक मारे गए है ना। उसके बाद 4,800 हेलीकॉप्टर, 3600 अनगिनत टैंक वगैरह सब नष्ट हो गए, सारी चीज़ बर्बाद हुआ दुनिया भर का। सबसे ज़्यादा क्षति किसको हुआ रे, अमेरिका को। क्वेश्चन आंसर में आ जाइए। अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। कौन बनवाया था, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। कौन पहुँचा था पहले, पुर्तगाली। फ्रांसीसी तो बाद में आया ना। हिंद चीन बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे, कोलोन कहता था। जस्ट न पढ़ लिए रे। नरोत्तम सिन्हा कहाँ के शासक थे, नरोत्तम सिन्हा के जब पढ़ रहे थे कहाँ के थे वो, कंबोडिया के थे। कहाँ के थे। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम कौन लिखा था, फान बो चाऊ था ना ऊपर। द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम है 1946 में फ्रांसीसी वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, कौन समझौता जाता है, हनोई समझौता। मार्च 1946 देख लो, पढ़ते तब वो भूल गया सब रे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, कौन दिया था, एक दार्शनिक था। दार्शनिक का नाम क्या था, रसेल। वो नहीं देखा अभी तो जस्ट ने पढ़े लो, रसेल जो दार्शनिक था वो क्या किया, इसको अमेरिका को दोषी करार ठहराया है ना। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम क्या हुआ, अंतिम समय
समाप्ति का अंतिम समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन नहीं था, फोटो जिसको दिखा रहे थे। हुआ वो आंदोलन किस प्रकृति का था? धार्मिक, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, आगे आ जाइए। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कौन मंदिर का निर्माण करा भैया? अंकोर वाट मंदिर का। डैश की समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा था। तो जोनोवा समझौता जो हुआ था उसमें 2 हिस्सों में बढ़ गया, बाद में फिर एकीकरण कर लिया गया। 75 मंदिर का निर्माण करवाया। अगला आप लिख लो, जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई। क्या नाम था? न्यूगन आई। दियन बियन फू के युद्ध में डैश की बुरी हार हुई थी? फ्रांस की बुरी हार हुई थी। किसकी? फ्रांस की। अनामी दल का संस्थापक कौन था? जुगुन आई। जुगुन आई, जुगुन आई पूरा नाम था इसका। हो गया, आगे आ जाइए। अति लघु उत्तर ये वाला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब क्या होता है? बंधुआ मजदूरी। बाओदाई कौन था? अन्नाम का शासक था। हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? 1954 में लाओस और कंबोडिया के बीच में हुआ था। हुआ आंदोलन की चर्चा करें तो हुआ आंदोलन के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखना है, जो 1939 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ठीक है, जो होनई फूसू उसके क्या थे? नेता वगैरह थे। तो इसके बारे में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय पूरा डिटेल में लिख लेना सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना ऊपर तक बताया गया सब चीज़ समझ आया कि नहीं आया समझ है। कल पढ़ा जाएगा नेक्स्ट चैप्टर को, और उस चैप्टर को आप लोग अभी सुनाइए। कौन सा? पीछे वाला चैप्टर, जो प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा दिए उसको सुनाइए लो। ठीक है, याद करते रहना, नहीं तो एग्जाम तक आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पूरी डिटेल में याद करके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरी तरह से करा दिया जाएगा, ताकि आप लोग को भी क्या हो जाएगा? डिटेल में समझ आ जाएगा। इसका MCQ क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी कराएंगे। ओके, ठीक है।